हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, एमओए। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो पार्षद सीमा नियम होता है, ये उसके आगे का डॉक्यूमेंट है पार्षद अंतर नियम। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्षद सीमा नियम जो होता है वो कंपनी और कंपनी के आउटसाइडर लोगों के बीच में एक लिंक का काम करता है और एक रॉयल चार्टर की तरह से रोल प्ले करता है। एक पब्लिक लीगल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जिसको हम शॉर्ट में आर्टिकल्स या एओए कहते हैं, ये क्या है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में लिंक का काम करता है। यानी उसके मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या पाथ है जिसको फॉलो किया जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। उन सारी चीजों का ब्यौरा है आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका स्वागत करती हूँ अपने वीडियोस में, और आपको मैं नए नए वीडियोस के साथ में हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस लगातार मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहला वही काम, जिस भी टाइटल को हम लेते हैं, हम सबसे पहले सेक्शन कवर करते हैं। तो जो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका ऑल्ट्रेशन लिया है, उसी के बारे में मैं आपको सेक्शन बताना चाहूंगी। दो सेक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, एक है सेक्शन 30 और एक है 31। जो सेक्शन 31 है 2013 अधिनियम का, 2013 अधिनियम का जो सेक्शन 30 है यानी 30 है, वो तो एओए के कंटेंट को कवर करता है, और जो सेक्शन 31 है वो एओए के ऑल्ट्रेशन को कवर करता है। यानी उसमें जो परिवर्तन किया जाएगा वो तो 31 के अंडर से किया जाएगा, और जो उसका कंटेंट है, उसके बनाने की जो सारे प्रोसीजर है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वो सारा 30 के बताता है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने एक कीवर्ड लिख दिया है यहाँ पे, मैंने लिखा है सब्सिडरी टू एमओए, यानी एमओए का सहायक। एमओए को बनाने के बाद एओए बनाया जाता है। यानी कंपनी और कंपनी के बाहर के लोगों को पहले लिंक कर लो, और फिर कंपनी के अंदर के लोग और कंपनी को लिंक करेंगे। तो किस तरह से लिंक करना है वो तब बनाया जाएगा जब पहले ये तो पता कर ले कि कंपनी बाहर वाले लोगों से कैसे डील करने वाली है, कौन लोग होने वाले हैं। तो एओए जो है वो एमओए के लिए सब्सिडी का काम करता है, एक तरह से उसका सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक और बात, इसको मैंने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है, संविधान का काम करता है, किस तरह से काम होगा इसके अंदर। ठीक है, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को कवर करता है जो कंपनी और कंपनी के लोगों के बीच में बनाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम की तरफ ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। हमेशा अपना प्रेजेंटेशन ऐसा रखो जो दूसरे की प्रेजेंटेशन से कुछ अलग और कुछ खास हो। तो आप देखेंगे, अगर आपका किसी भी आंसर में एक डायग्राम डल जाता है ना, तो वेटेज बिल्कुल बदल जाती है। तो अपनी कोशिश करो कि अपने एक सेंटेंस को वर्ड्स से ज्यादा डायग्राम्स में कन्वर्ट कर सको। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मैंने कुछ रिलेशनशिप्स बताई हैं। देखिएगा, मैंने एक बड़ा सर्किल बताया है जिसको मैंने कहा, जिसमें हम एक सोसाइटी कह लो, जिसमें बहुत सारी कंपनीज भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। उसके अंदर मैंने एक सर्किल बनाया जिसको मैंने एक कंपनी डिनोट कर दिया है। अब ये कंपनी और कंपनी के साथ में कुछ मेंबर्स भी है, ये पूरी एक कंपनी ही है, लेकिन ये कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। तो ये जब एक कंपनी है और कंपनी के साथ में लोग हैं, और जरा ध्यान देंगे, मैंने कहा कंपनी का रिलेशनशिप है उसके मेंबर्स के साथ में। दूसरा एरो है कंपनी के मेंबर्स का रिलेशनशिप है कंपनी के साथ में। दो एरो क्लियर है। तीसरा एरो है कंपनी का मेंबर्स के साथ और मेंबर्स का कंपनी के साथ में है एक लिंक। ठीक है, एक और चीज मैंने यहाँ लिखी है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर्स है। तो क्या कंपनी के सदस्यों का आपस में भी कोई लिंकेज होता है एओए के तहत? देखो, वैसे तो नहीं होता है, मगर एक्सेप्शनली यानी अपवाद रूप से कंपनी के सदस्य उसी कंपनी के दूसरे सदस्यों के प्रति भी जिम्मेदारी रखते हैं। मगर अपवाद है इसका, ऐसा नहीं है कि हमेशा रखेंगे। ये चीज आप हमेशा क्लियर रखेंगे, मैंने अपवाद शब्द बोल रही हूँ, वरना जनरली होगा मेंबर कंपनी के प्रति और कंपनी मेंबर के प्रति जिम्मेदारी रहेगी एओए के अंडर में, राइट है। तो इसको डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। जबकि आप ध्यान देंगे कि मैंने जब एमओए का डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था कंपनी और अदर साइडर्स जो हैं, जो कि आउटसाइडर्स है, उनके बीच में लिंक का काम कर रहा है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंने कहा कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के मेंबर्स के बीच में ये लिंकेज का काम कर रहा है। अब जरा आगे आते हैं, एक कंपनी के जो एओए है उसमें क्या कंटेंट होता है, कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, किस हिसाब से शामिल होती है। कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी वो मैं जरूर अभी आगे बताने वाली हूँ, लेकिन किस हिसाब से शामिल होती है जरा ध्यान देखना। तीन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला है लॉ ऑफ लैंड। जैसे अगर हम इंडिया में किसी कंपनी को खोल रहे हैं और एओए बना रहे हैं, तो हमारे इंडिया का जमीन का कानून क्या कहता है उसके हिसाब से बनेगा।
कुछ चीज़ों को वो ओके बोलता होगा, कुछ चीज़ों को वो डिनाई करता होगा। डूज और डोंट्स को मेंशन करना ही पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ लैंड, हमारी ज़मीन का कानून क्या कहता है जिस भी ज़मीन पर हम रहते हैं। नेक्स्ट, उस ज़मीन में कंपनीज एक्ट क्या कहता है। जो हमारा कंपनी का एक्ट है, इस समय हम जो एक्ट को फॉलो करते हैं वो है 2013। तो ये 2013 का एक्ट क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक बात है। अब आता है एक पब्लिक पॉलिसी। किसी भी तरीके से हमारे एओए में कोई भी बात ना आ जाए ऐसी जो लोक नीति के विरुद्ध हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी आप कंटेंट डालेंगे उस कंटेंट को किस अकॉर्डिंग डालेंगे, किसी जमीन, उस जगह के जमीन की कानून को ध्यान में रखेंगे, उस जगह के जमीन के हिसाब से जो कानून कंपनी का बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, उसको ध्यान रखेंगे, और साथ में हर वो तरीका जिससे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई भी काम ना हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली किसी दूसरे के आंसर से ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये होता क्या है, आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें आती है। देखो, जब मैं अब बात करूं तो जो आर्टिकल्स है उसको हम कह सकते हैं इट इज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड आर बेसिकली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया और इंटरनल अफेयर्स को क्लियर करने के लिए बनाया गया एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक और लीगल डॉक्यूमेंट है। हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई देख सकता है। और लीगल डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले भी बता दिया, लीगल डॉक्यूमेंट वो होता है जो लॉ को फॉलो करने वाला होता है। आगे मैं बताती हूँ, इट कैन नॉट एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये एक सब्सिडरी है एमओए का, तो एमओए के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसके बियॉन्ड कभी जा ही नहीं सकता एओए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इट कैन नॉट एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट्स एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम पहले बना, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज बना, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को ही फॉलो करते हुए एओए के कंटेंट्स को फ्रेम किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे की बात करते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो आर्टिकल्स को जब रजिस्टर्ड करना पड़ता है तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर पब्लिक कंपनी लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है तो उसको आर्टिकल्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल टेबल ए जो है उसको भी अप्लाई कर सकती है, वो बना सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन आगे की बात सुनो, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मैंने क्या क्या बोला फिर से ध्यान दे देना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो या अनलिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो उसे जरूरी रूप से एओए फ्रेम करना ही होता है। जबकि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो उसे जरूरी नहीं है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। नहीं करती है तो वो टेबल ए को फॉलो कर लेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देखना है कि कौन सी ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब है कौन से रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है उसके ऊपर। ठीक है। अब बात करता है कि जो फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है आर्टिकल्स के दायरे में, उसमें सबसे पहली चीज, एक तो ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा, जरूरी रूप से ये प्रकाशित होगा, प्रिंटेड फॉर्म में होगा। सेकंड चीज है पैराग्राफ्स में बटा हुआ होगा। ये कहता है डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर कॉन्जिक्यूटिवली, एक के बाद एक तरीके से नंबर लगे हुए होंगे और वो पैराग्राफ्स में होंगे। उसके बाद इसमें कहता है इट मस्ट बी साइंड बाय ईच सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन असिस्टिंग विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस। ये कहता है उन सभी लोगों ने जिन्होंने एमओए पे साइन किया उन सभी लोगों के सिग्नेचर एओए पे भी होंगे, प्लस कम से कम एक तो ऐसा विटनेस गवाह होगा जो अटेस्टिंग लेवल वाला होगा, यानी जो उसको प्रति सत्यापित करने वाला होगा। राइट। तो इस तरह की बात आ गई। अभी कहता है आगे बढ़ते हैं इसी के उसमें कि क्या क्या चीजें शामिल होंगी आर्टिकल्स में। तो देखिएगा बहुत सारे रूल्स और बायलॉज होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले ये कहता है किस सीमा तक टेबल ए लागू होगी, पहले तो ये बताएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया कि अगर पब्लिक कंपनी है, शेयर्स वाली है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि एओए बनाना पड़े, यानी आर्टिकल्स बनाना पड़े, वो टेबल ए को भी फॉलो कर सकती है। तो ये कहता है किस सीमा तक टेबल ए को फॉलो किया जाएगा, सबसे पहला कंटेंट तो यही होगा। नंबर 2 कहता है बहुत सारे शेयर्स और उनके राइट्स के बारे में, जो क्लासेस हैं उन सब के बारे में डिटेल नॉलेज होगी उसमें। नेक्स्ट कहता है प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट्स। हालांकि आप शेयर वारंट्स इशू नहीं किए जाते, लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट होंगे वो कैसे इशू किए जाएंगे, उनके प्रोसीजर के बारे में उसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट कहता है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कब कब शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन होगा। आपको ध्यान होगा शेयर कैपिटल यानी कि कैपिटल क्लॉज ऑफ एमओए, तो कैपिटल क्लॉज का जो ऑल्टरेशन होगा वो इसका मतलब अगर उधर बदलाव हुआ तो एओए में भी बदलाव होगा ही होगा। तो ये कहता है एक कंटेंट होगा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बोरोइंग पावर्स ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर किस हद तक, कितनी सीमा तक अपना कर्जा उठा सकते हैं मार्केट से, तो वो बोरोइंग पावर्स क्या होंगी। नेक्स्ट वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स की क्या सीमा है, किस तरीके से, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है। उसके बाद कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स,
किस तरह से हमारे कोषों का निर्माण किया जाएगा और किस तरह से डिविडेंड पे किया जाएगा, उन सब की फॉर्मेलिटीज़ को इसमें शामिल किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग्स किस तरीके से होंगी और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब शामिल किया जाएगा। जो भी रेजोल्यूशंस होंगे उनके कौन कौन से नियम कायदे होंगे। रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। दो तरह के प्रस्ताव होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। कई चीज़ों में साधारण प्रस्ताव पारित करके भी काम चल जा सकता है और कई चीज़ों में बाकायदा विशेष प्रस्ताव पारित ही करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद में ये कहता है अकाउंट्स ऑडिट किस तरीके से होंगे, वो सारे ध्यान देने पड़ेंगे। प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप क्या होगा, अगर कंपनी बंद होती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसी स्थिति में होगा, कंपनी की सील क्या होगी, अगर जो कन्वर्जन ऑफ शेयर अगर स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। देखो, शेयर्स को स्टॉक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब स्टॉक और शेयर वाला आप मेरा वीडियो देखिएगा उसमें पता चलेगा कि जब भी किसी शेयर का पेड अप अमाउंट हो जाता है, फुल्ली पेड अप हो जाता है, तो ऑन द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज जो ये अभी मैं बात कर रही हूँ उससे वो समझ में आ जाएगा। तो ये कहता है ये सारी बात भी उसमें शामिल होगी कि किस समय कन्वर्जन होगा शेयर्स का स्टॉक में। ठीक है, उसके अलावा कहता है प्रॉक्सीज, वोटिंग्स, पोल्स, इन सब की जानकारी भी सारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि जो भी कंटेंट इसमें शामिल किया जाएगा उसके साथ साथ उसके मेंबर्स के क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्या उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्या उसके राइट्स होंगे, उसकी पावर्स पे क्या फर्क आएगा, वो सारी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। ये तो हुआ इसका कंटेंट। अब साथ की बात करते हैं, इसमें अगर ऑल्ट्रेशन की जरूरत पड़े तो क्या ये संभव है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल संभव है। इसके ऑल्ट्रेशन में बिल्कुल संभावना है। तो ये वही वाली बात है, आप सबसे पहले तो सेक्शन 13(1) जो है उसको फॉलो करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे। कई ऐसी चीजें होती हैं जब ऑल्ट्रेशन किया जाएगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के बाद कई ऐसी बातें होंगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी शायद परमिशन लेनी पड़े, आपको आरओसी को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना पड़े, विद डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफाइड कॉपीज देनी पड़े। हो सकता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ कॉपीज देनी पड़े, सर्टिफाइड कॉपीज, जो भी आपने बदलाव किए हैं। तो ये कहता है कुछ एक बातें हैं, द पावर ऑफ ऑल्ट्रेशन एज कन्फर्ड बाय सेक्शन 31 इज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट ओनली टू टू रेस्ट्रिक्शन। दो बातें इसमें तो शामिल होंगी, जब भी आप किसी आर्टिकल में कोई भी कंटेंट में बदलाव करेंगे दो प्रतिबंध आपके ऊपर लगते हैं। पहला प्रतिबंध ये कहता है कि ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। किसी भी हालत में इसमें किया गया कोई भी बदलाव ऐसा ना हो जाए जो उस जमीन के या उस कंपनी एक्ट के अगेंस्ट में चला जाए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये कहता है आप बदलाव के लिए बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप बदलाव कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर के नियम है, कंपनी के अंदर के नियम है, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकते जो बदलाव किसी भी उस देश के कानून के अगेंस्ट चला जाए या उस देश के कंपनी अधिनियम के अगेंस्ट में चला जाए। पहला रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ध्यान देना, सेकेंडली द पावर ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रख लेना, कभी भी इस आर्टिकल के अंदर किया गया कोई भी परिवर्तन ऐसा ना हो जाए जो उसके एमओए के अगेंस्ट में चला जाए। ध्यान देना, एमओए बनता है कंपनी एक्ट और जमीन के अधिनियम के हिसाब से, और एमओए के बेस पे बना रहे हो आप एओए, तो एओए के बदलाव में दो चीजों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, कंपनी अधिनियम और देश के कानून के अगेंस्ट में ना चले जाए और एमओए के अगेंस्ट में ना चले जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो रेस्ट्रिक्शन है बस, और कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आप मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, मेंबर्स के सिग्नेचर करवाओ, आरओसी को वेरिफिकेशन करवाओ, सारी परमिशन वगैरह दो, उसके बाद आप आजाद हो, जो मर्जी है जो करना चाहे कर सकते हो, मगर किसी भी हालत में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जो भी एमओए के या कंपनी एक्ट के अगेंस्ट में जाता हो। मेरे ख्याल से आपको पूरी चीज समझ में आ रही होगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हो उनको मैं टाइम पे खुद ही क्लियर कर दूँ, आपको जरूरत ही ना पड़े कि कोई डाउट रेज रह जाए। ठीक है, तो अब ये कहता है कुछ लिमिटेशन है ऑन पावर्स टू अल्टर आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन पे कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। वो ये कहता है सबसे पहले कि ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद कहता है आर्टिकल मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज लीगल। ये कहता है जो ऑल्टर्ड आर्टिकल है मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज इलीगल, तो कोई भी ऐसी इलीगल चीज नहीं होगी। वो मैंने आपको यही बता दिया था कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई चीज आएगी ही नहीं। ठीक है, और कंपनी के बेनिफिट के उसमें ही होगी, कंपनी के भी अगेंस्ट में कभी भी कोई चीज नहीं जाएगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जब मैंने आपको एओए पढ़ाया, अभी मैं एओए पढ़ा रही हूँ, एमओए जब मैंने पढ़ा था मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बताया था, और उसमें मैं आपको बताया था मैंने कुछ केस लॉ, एशबरी वाला,
अब मैं बताती हूँ, जब आप एओए की बात करोगे ये दो डॉक्ट्राइन आपको ध्यान रहनी चाहिए। एओए वो डॉक्यूमेंट है जो इंटरनल अफेयर्स को क्लैरिफिकेशन देता है, और इंटरनल अफेयर्स के ही क्लैरिफिकेशन के लिए दो सिद्धांत हमारे कंपनी एक्ट में है, कंपनीज लॉ में है। तो आप देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी। देखो, इसको तो बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये तो है रचनात्मक सूचना का अधिकार, जिसको सिद्धांत कहते हैं, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। ये कहता है कि ये मान लिया गया है कि हर एक व्यक्ति को किसी भी कंपनी के एओए को पढ़ने के बाद ये मान लिया गया है कि जो इसमें लिखा है वो उसे समझ में आ गया है, और उसके हिसाब से ही वो इस कंपनी के साथ में कोई भी अगर डील करता है तो वो उसको जानकारी है उसको, चाहे उसने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। कंपनी ये मानती है कि आपने हमारे सारे नियम कायदों को, अंतर नियमों को पढ़ लिया है और हमने आपके साथ में कोई डील नहीं, अनफेयर डील नहीं की। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ को पढ़े ही नहीं और उसके हिसाब से आप कोई ले लें स्टेप, कंपनी के साथ में कोई डिसीजन मेकिंग या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, और उसके बाद कैसा, मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसे होना था। तो कंपनी तो साफ कह देगी साहब आप एओए पढ़ लो, इसमें हमने तो साफ लिखा हुआ था। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो एओए पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई? एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, पढ़ना चाहिए था। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को रचनात्मक सूचना का सिद्धांत है, उसको अधिकार है कि किसी भी कंपनी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले वो उसके पूरा पढ़ ले, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। अब वो बाद में ये नहीं कह सकता कि सर मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। इसको हम आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं कि हर बाहरी व्यक्ति से ये आशा की जाएगी कि वो एमओए और एओए का वो पूरा इंस्पेक्शन कर लेगा, उसको रीड कर लेगा। अब उसके बावजूद अगर कोई अनुबंध करके और वो कोई हानि उठाता है तो कंपनी विल नॉट बी लाइबल। क्लियर है? अब थोड़ी सी एक बात बताओ, इसका एक एग्जेप्शन है। ये कहता है क्या ये जरूरी है, मान लो मैंने किसी कंपनी का एओए पढ़ लिया, उसमें ये बताया गया कि ऐसा 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 होता है, मैंने मान लिया ऐसा ऐसा वो होता है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कैसे क्लैरिफिकेशन होगा? मैं अंदर जाके थोड़ी पता कर सकता हूँ, है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। इसी के लिए ये नियम बना था, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हर एक व्यक्ति को नहीं पता होगा कि जो आपने एओए में बातें लिखी हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि शेयर कैपिटल के बारे में, ऑल्ट्रेशन के बारे में हमने ये नियम कायदे बना दिए। अरे एक्चुअली आपने इस नियम कायदे को फॉलो करके ये काम किया कि नहीं किया, हमें क्या पता। आपने ये लिख दिया कि हम कोई भी ये काम करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन को फाइल करेंगे, पारित करेंगे, उसके बाद कोई काम होगा, तो मैं ये मानूंगा कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पास किया तो आप क्या करें? हम तो यही सोचेंगे। तो हमने तो पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से आपने लिखा है कि हम कोई भी बॉन्ड पारित करेंगे उसके बाद ही ये काम करेंगे। अब इंडोर मैनेजमेंट में मेरे को क्या मालूम कि आपने वो बॉन्ड पास किया कि नहीं किया। इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो 1856 में रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांट ये केस हुआ था, और इसी के बेस पे ये डॉक्ट्राइन बना है। फिर से बोलती हूँ ये केस लॉ को, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांट। इसमें क्या हुआ था, जो ये बैंक है उसने ये कहा था जब वो लोन लेगी किसी से तो एक बॉन्ड पास करेगी हमारे अपने मीटिंग में, और उसके बाद वो लोन लेगी। तो अब टर्क्वांट जो कंपनी थी उससे उन्होंने लोन ले लिया। लोन ले लिया तो जो टर्क्वांट कंपनी ने उसका एओए पढ़ा था उसके हिसाब से उन्होंने पढ़ लिया था कि भी इन्होंने बॉन्ड पारित कर रखा है अपने डायरेक्टर्स के साथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में। अब क्या हुआ, उन्होंने जब रिकवरी करने के लिए आए तो ये पता चला कि इन्होंने तो बॉन्ड ही नहीं पास किया था। तो कंपनी ये कह रही है, जो ब्रिटिश बैंक कंपनी थी वो ये कहती है कि सर हमने तो बॉन्ड पारित नहीं किया था, तो फिर ये तो अब लोन ही कैंसिल हो गया, हम कैसे देंगे, हमने तो वो काम ही नहीं हुआ। तो अब टर्क्वांट ये कहते हैं कि सर मुझे क्या पता कि आपने पारित किया कि नहीं किया, पास किया कि नहीं किया, एओए में लिखा था हम बॉन्ड पास करते हैं, तो मैं ये मानूंगा कि आपने बॉन्ड पास किया है। अब नहीं किया तो ये मुझे थोड़ी पता, मैं अंदर जाके थोड़ी देख सकता हूँ। इसी के बेस पे ये डॉक्ट्राइन बना था। आपको अगर ये याद रह जाए तो बहुत जरूरी रूप से ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांट। और इसमें क्लियर कहा था कि बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने ये कहा था कि हम एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बॉन्ड का इश्यू करते हैं, और हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है टर्क्वांट ने मान लिया था कि ऐसा किया होगा इन्होंने, पर उन्होंने कहा हमने तो नहीं किया था, इसका मतलब ये तो लोन कैंसिल हो गया। तो वो कहते भाई हमें थोड़ी पता कि आपने नहीं किया था। तो इसके लिए उसको बकायदा प्रोटेक्शन मिली टर्क्वांट को कि कंपनी जो है, बैंक जो है वो उसको पैसा पे करेगा। वो नहीं जानता था कि आपने अंदरूनी काम किया कि नहीं किया। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ बन गया था। और ये मैं आपको ईयर बताऊं, 1856 में हुआ था ये, और ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये याद रह जाए तो जरूर याद रख लेना। तो इस तरह से मैंने आपको दो केस लॉ भी बता दिए हैं साथ में, और आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भी एक केस लॉ की बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी।
कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एक है महोनी वर्सेस ईस्ट हॉलीफोर्ड माइनिंग कंपनी। इसमें भी कुछ यही हुआ था कि उन्होंने एओए और एमओए को पूरी तरह से पढ़ा नहीं, और उसके बाद उन्होंने कंपनी के ऊपर ये कहा कि सर हमने पढ़ा नहीं, तो ये तो फिर गलत काम हो गया, आप कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तो कंपनी कहती है आपने नहीं पढ़ा तो ये हमारी गलती थोड़ी है, आपको पढ़ना चाहिए, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट था। तो इसमें भी मैंने आपको एक केस लॉ बताया, इसमें भी एक केस लॉ बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेंस में भी मैंने आपको एक केस लॉ बताया। मैंने 3 डॉक्ट्राइन बता दिए, 3 केस लॉ बता दिए, प्लस जो सोलोमन वाला केस लॉ है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। यानी इन टोटल अगर मैं आज तक के कंपनी लॉ की बात करूं तो मैंने कम से कम 5-6 तो केस लॉ बता दिए और 3 आपको ये डॉक्ट्राइन्स बता दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हैं। अगर आप एक अच्छी जानकारी रखना चाहते हो कंपनी लॉ में और एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो आप इन जो वीडियोस में, मेरे वीडियोस में मैंने आपको केस लॉज और डॉक्ट्राइन्स बताए, उनको डिटेल में समझ लो, पढ़ लो, आपका आंसर बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही मैं आर्टिकल्स को समाप्त कर रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अभी तक आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि कि आपको आने वाले नए वीडियोस तुरंत मिल सके, और प्रेस कीजिए उस बेल आइकन को जिससे कि आप इसके नए नए वीडियोस को तुरंत ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।